हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाई एजुकेशन। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में कुछ और नई रिक्रूटमेंट आई है आईसीएमआर की तरफ से, उनको लेकर के बात करेंगे। इसके पहले एक और वीडियो में हमने कुछ वैकेंसीज को लेकर के बात करी थी और ये नई वैकेंसीज हैं। यहाँ पर भी आपको टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन और इसके साथ ही साथ लेबोरेटरी अटेंडेंट की कुछ वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 68 रहने वाली है। ठीक है, देखो ये सारे वीडियोस इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अगर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर या फिर अदर टेक्निकल ऑफिसर एफएसएससीआई में किसी पोस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, बट इसके बीच में कुछ ऐसी वैकेंसीज आपको मिलती हैं तो उनके लिए आप जरूर अप्लाई करो। यहाँ पर आपको उनके कंपैरिजन में कंपटीशन काफी कम देखने को मिलेगा और सैलरी भी आपको एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पे मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग मिलेंगी। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी अलाउंसेस होते हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पर सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो अगर आप किसी रिसर्च स्कॉलर हो या फिर कुछ भी हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी एग्जाम की या फिर आपने किसी लाइफ साइंस फील्ड से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये वैकेंसीज, क्योंकि आप जानते हो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी कुछ पोस्टें जो बीच में आती हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने होते हैं इतने ज़्यादा। थोड़े से एफर्ट्स में अगर आपने थोड़ा बहुत भी जनरल किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करी है तो आप इन एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली जो पोस्ट है यहाँ पर टेक्नीशियन की है। अभी हम डिटेल में नोटिफिकेशन को देखेंगे। उसके बाद में जो पोस्ट है आपकी लेबोरेटरी अटेंडेंट 1 की है। सबसे अच्छी जो इसमें पोस्ट है वो टेक्निकल असिस्टेंट की है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो पे स्केल है वो काफी अच्छा होता है और यहाँ पर जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सारी चीजें होती हैं। अब आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंडर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट आते हैं। इसके पहले जो हमने देखा था वो एनआईएमआर का था, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च। यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट आई है वो आई है हमारी नेशनल जल्मा इंस्टीट्यूट फॉर द लिप्रोसी एंड माइकोबैक्टीरियम डिजीज को लेकर के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि मथुरा में है। वहां पर ये रिक्रूटमेंट आई है, ठीक है, जिसको जल्मा इंस्टीट्यूट के नाम से हम जानते हैं बेसिकली। तो इसको लेकर के हम डिटेल में समझेंगे। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो ऐसे कुछ अपडेट्स आते हैं जो आप तक पहुंच पाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम वगैरह पे जुड़ सकते हो। तो अभी हम चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड करेंगे और प्लीज इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना। आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारी जो भी क्वेरीज होती हैं वो वीडियो में रिजॉल्व हो जाएंगी, बट आप पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना। तो ये आप देख पा रहे हो, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आईसीएमआर और ये जो इसके साथ में जो इसके अंडर में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट आता है उसको लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैकेंसी है वो है नेशनल जल्मा इंस्टीट्यूट फॉर लिप्रोसी एंड अदर माइकोबैक्टीरियल डिजीज को लेकर के है। अब यहाँ पर ये नोटिफिकेशन है हमारा 5/7/2023 का। आपको इसका लिंक और अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है उसका सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, इसको अप्लाई कैसे करना है, इसका एप्लीकेशन जो है वो ऑफलाइन मोड में है, यानी कि आपको फॉर्म को फिल करना है, भरना है। भरने के बाद में उसके साथ में डॉक्यूमेंट्स वगैरह को अटैच करना है और बाद में उसको आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। ये प्रोसेस क्या है, कैसे है, इसको भी हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट नंबर 1 जो है वो है टेक्नीशियन 1 की। यहाँ पर टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 35 है। दूसरी जो पोस्ट है वो लेबोरेटरी अटेंडेंट 1 की है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 10 है। यहाँ पर थर्ड नंबर पे आता है टेक्निकल असिस्टेंट, उसकी जो पोस्ट है वो टोटल 23 है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 68 है। कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर 16 वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी में। दूसरी लेबोरेटरी अटेंडेंट में यहाँ पर 4 वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी में। उसके बाद में टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ पर 4 वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी में। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं जैसे कि एससी के लिए यहाँ पर 5 है, टेक्नीशियन के लिए, लेबोरेटरी अटेंडेंट की 2 है, टेक्निकल असिस्टेंट की 3 पोस्ट हैं। इसी तरीके से आप देखोगे एसटी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी और ईएसएम यानी कि एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर 3 पोस्टें हैं टेक्नीशियन 1 में और इसके साथ ही साथ टेक्निकल असिस्टेंट में। ठीक है, इनमें से अगर किसी में जैसे पीडब्ल्यूबीडी इनमें नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी में फिलअप कर सकते हो। आपको जनरल कैटेगरी में फाइट करना होगा, यानी कि रिजर्वेशन यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में देखो अगर हम बात करते हैं पे लेवल जो आपको मिलेगा वो सीपीसी सेंट्रल पे मैट्रिक्स रहेगा आपका। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पे मैट्रिक्स होता है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। अब यहाँ पर ये पे लेवल्स दिए गए हैं, जैसे कि टेक्नीशियन 1 की जो सैलरी है उसका जो पे लेवल है वो 2 है। 2 पे लेवल जो स्टार्ट होता है उसका जो बेसिक पे होता है वो होता है 19,900 से 63,200, यानी कि 19,900 पे आप ज्वाइन करोगे, जब आप रिटायर होगे तो आपका 63,200 बेसिक पे होगा। ठीक है, अब ये जो बेसिक पे होगा इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आपका जो लगेगा डियरनेस अलावेंसेस जो लगेगा वो अगर आप देखोगे यहाँ पर डीए वगैरह वो 38% के करीब अभी जाता है। ठीक है, 38%
19,900 का जुड़ेगा, फिर उसके बाद में एचआरए वगैरह आपको मिलेगा, साथ में अदर जो भी मेडिकल अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे, तो आपकी सैलरी जो है अप्रॉक्सिमेटली 30 प्लस चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद में इसी तरीके से यहाँ पर जब आप देखोगे लेबोरेटरी अटेंडेंट का जो पे लेवल है वो 18,000 से स्टार्ट होता है। बट जब हम टेक्निकल असिस्टेंट की बात करते हैं, इसका पे लेवल जो है वो 6 पे लेवल है। अब 6 पे लेवल वो पे लेवल है जो एक्चुअल में एफएसएसएआई में असिस्टेंट को मिलता है। वही पे लेवल यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट को मिल रहा है। 35,400 का 38% डीएनएस अलाउंसेस प्लस आपको एचआरए मिलेगा। ये यानी कि आपकी सैलरी 50 के करीब में पहुंच जाएगी या फिर उससे ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। तो आप सोचो कि यहाँ टेक्निकल असिस्टेंट को कितना अच्छा आपको सैलरी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर हमने पोस्ट के बारे में देख लिया, हमने सैलरी के बारे में देख लिया। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, जब एक्चुअल सैलरी बनती है तो थोड़ा बहुत चीजें ऊपर नीचे होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम जब जाते हैं आगे, तो यहाँ पर वैकेंसी को लेकर के थोड़ा-सा डिटेल बताई गई है। जब आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होगी जिनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर पोस्ट कोड वगैरह मेंशन करना होगा, तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो आपकी टेक्नीशियन 1 की है, ठीक है? अब यहाँ पर जैसे कि लिखा है टेक्नीशियन 1 किसमें है? लाइफ साइंस डिपार्टमेंट में। अब जैसे लाइफ साइंस में बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी ये सब लाइफ साइंस के अंडर में ही आता है। तो लाइफ साइंस की है और उसका पोस्ट कोड जब आप एप्लीकेशन को फिलअप करोगे तो वहां पर आपको लिखना है टेक एलएस करके डालना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हम देख ही चुके हैं कि यहाँ कैटेगरी वाइज जो पोस्ट बताई गई है वो कितनी बताई गई है। तो यहाँ पर लाइफ साइंस में जो टोटल यहाँ पर पोस्ट है वो कितनी है? 20 है, ठीक है। अब यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन 1? यहाँ पर 12th होना चाहिए या फिर इंटरमीडिएट पास इन साइंस सब्जेक्ट, यानी कि साइंस सब्जेक्ट में अगर आपने अपना 12th किया है विथ 55% तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ ही साथ अगर आपने एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन द मेडिकल लेबोरेटरी इसके साथ आपका होना चाहिए। एंड लगा हुआ है, यानी कि 12th के बाद में आपके पास में यहाँ पर डिप्लोमा इन, जिसको हम डीएमएलटी बोलते हैं, वो आपके पास में होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 28 ईयर है, ज्यादा नहीं है। उसके बाद में देखो यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट आती है हमारी टेक्निकल असिस्टेंट, यहाँ पर सीएसआईटी को लेकर भी यहाँ पर पोस्ट है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर टेक्नीशियन 1 में कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो 3 है, तो यहाँ पर सीएसआईटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है 12th होना चाहिए आपका साइंस में। इसके साथ ही साथ आप में इसमें भी आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसके बाद में आपके पास में 2 साल का भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। थर्ड नंबर पे देखो आते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी है। सबसे ज़्यादा वो पोस्ट थी जो थी वो थी सबसे ज़्यादा हमारी लाइफ साइंस के लिए। उसके बाद में टोटल 7 पोस्ट यहाँ पर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी है। यहाँ पर भी सेम आपके पास में 12th होना चाहिए, उसके साथ में आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। फिर यहाँ पर एक पोस्ट देखो, यहाँ पर 2 पोस्ट निकाली गई है, किसके लिए? निकाली गई है टेक्नीशियन के लिए वेटनरी साइंस में, ठीक है। टेक्नीशियन के लिए किसमें निकाली गई है? वेटरनरी साइंस में। ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये सब टेक्नीशियन 1 की हैं। तो यहाँ पर वेटरनरी साइंस के लिए भी यहाँ पर साइंस और उसके साथ ही साथ 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए मिनिमम आपके पास में एनिमल हस्बेंड्री या फिर वेटरनरी साइंस में। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे कि ड्राइवर कम मैकेनिक, तो यहाँ पर 3 पोस्ट है टोटल। इसको भी आप देख सकते हो, इसमें आपके पास में यहाँ पर भी डिप्लोमा होना चाहिए इसको लेकर के, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात करें, यहाँ पर टोटल 10 पोस्ट है। अब अटेंडेंट के लिए भी यहाँ पर 10th अगर पास्ड हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके लिए जो यहाँ पर है चीजें, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड रजिस्टर्ड लेबोरेटरी, या फिर इसके साथ ही साथ आपने आईटीआई वगैरह किया हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा टेक्निकल असिस्टेंट, जिसके लिए ज्यादातर लोग अप्लाई करने वाले हैं जो अपना ग्रेजुएशन वगैरह कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखो जो टोटल पोस्ट हैं ये 13 पोस्ट हैं, किसके लिए? लाइफ साइंस बैकग्राउंड के लिए। अब लाइफ साइंस में अगर आपने अपना फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। और यहाँ पर विद एटलीस्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, अगर आपने जूलॉजी पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोस्टैटिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, वायरोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, इनमें से किसी में भी अगर आपने किसी सब्जेक्ट को पढ़ा है अपने ग्रेजुएशन में तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। तो जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली फॉर द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए ऐसी कोई स्पेशल टाइप ऑफ पोस्ट नहीं निकलती है। इम्यूनोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर बात करते हैं टेक्निकल जो हमारा असिस्टेंट है एमएलटी के लिए भी है, यानी कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जो होता है उसके लिए भी यहाँ पर 3 पोस्ट है। इसमें क्या है, फर्स्ट क्लास आपके पास में डिग्री होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी में, ठीक है।
मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, एमएलटी बोलते हैं, उसमें होनी चाहिए। या फिर इसके अलावा आपके पास में फर्स्ट क्लास 3 ईयर ड्यूरेशन डिप्लोमा इन द मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है? तो इन दोनों में से कोई भी है तो आप अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद में वेटनरी साइंस के लिए भी है टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट, यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है केवल, ठीक है? सीएसआईटी के लिए भी 3 पोस्ट है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसके लिए भी है, ठीक है? तो यहाँ पर उसके बाद में आप देखोगे इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी यहाँ पर है, ठीक है? इंस्ट्रूमेंटेशन में आपके पास में क्या होना चाहिए? बैचलर डिग्री इन बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए, या फिर आपके पास में फर्स्ट क्लास 3 ईयर ड्यूरेशन डिप्लोमा होना चाहिए बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, बट उसके साथ में आपको एक्सपीरियंस चाहिए। बट आपके पास में फर्स्ट क्लास अगर 3 साल की डिग्री है मिनिमम, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे, ठीक है? अब सबसे बड़ी बात आती है कि आपको अप्लाई कैसे करना है, ये बात ध्यान से समझना। ये ऑफलाइन है, ठीक है? ऑफलाइन मोड में आपका एप्लीकेशन है, ऑनलाइन कोई लिंक नहीं है, बट कैसे करना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट पे 2 तरीके के एप्लीकेशन फॉर्म दिए गए हैं। एक है पार्ट 1, एक है पार्ट 2। पार्ट 1 क्या है? एक्चुअल में आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। पार्ट 2 क्या है? जिसको फिल करके आपको लेकर जाना है एग्जाम देने के टाइम पे, वो आपका एडमिट कार्ड होगा, ठीक है? तो पार्ट 1 जिसमें आपकी सारी डिटेल वगैरह सब कुछ जाएगा, और यहाँ पर देखो उसको आपको फिल अप करना है। एंड जिसमें आपको डिटेल वगैरह नहीं है आपके पास में, वहां पर आप नॉट एप्लीकेबल मेंशन कर दोगे जब आप फॉर्म को फिल अप करोगे। अभी मैं आपको वो फॉर्म भी दिखाऊंगा जो आपको फिल अप करना है, ठीक है? वो कहाँ से मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से मिलेगा। बाकी टेलीग्राम में इसको लेकर के इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, सो एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम है, ठीक है? उसको आपको पूरा डिटेल में भरना है, ठीक है? जब आप उसको भर लोगे तो वहां पर क्या करना है? कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूडिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 शुड बी सेंट इन अ सील्ड कवर्ड इन्वेलप सुपर स्क्रीबिंग, यानी कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे पोस्ट लिखना है, साथ में आपको वहां पर पोस्ट कोड वगैरह के साथ में लिखना है ऑन इन्वेलप द डायरेक्टर, डायरेक्टर को लिखना है किसको? आईसीएमआर नेशनल जल्मा इंस्टीट्यूट फॉर लिप्रोसी एंड अदर माइक्रोबैक्टीरियल डिजीज। तो ये पूरा इंस्टीट्यूट का नाम है, तो ये भी मेंशन करना है आपको वहां पर। साथ ही साथ यहाँ पर डॉक्टर, यहाँ पर मियाजाकी मार्ग, ये एड्रेस दिया गया है, ताजगंज आगरा, ठीक है? तो आगरा का ये एड्रेस है, यहाँ पर आपको इसको स्पीड पोस्ट करना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर फीस जो पे करनी है वो 300 रुपीज करनी है, जो कि डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेबल है ओनली, फेवर ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर के नाम पे जाएगा, डायरेक्टर ऑफ द आईसीएमआर नेशनल जल्मा इंस्टीट्यूट के नाम पे जाएगा, वो आपको यहाँ पर करना है, ठीक है? अब यहाँ पर जैसे कि जो पर्सन है, जैसे एससी एसटी या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है, और वुमेन कैंडिडेट एंड एक्स सर्विसमैन जो है, वो एग्जेम्प्टेड हैं इस फीस को लेकर के, ठीक है? उनको यहाँ पर फीस वगैरह नहीं पे करना है। अब देखो यहाँ पर ध्यान क्या देना है, सबसे पहले देखो क्या करना है, द कैंडिडेट नीड टू अटैच द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज। तो यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, उन सभी को सेल्फ अटेस्ट करके आपको इन्वेलप में करके भेजना है। डेट ऑफ बर्थ, यानी कि हाई स्कूल का ही जो आपका होता है, आधार कार्ड लगा सकते हो डेट ऑफ बर्थ के लिए। इसके साथ ही साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आपको 10th से सारी डिटेल भेजनी है। प्रूफ ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, जहां पर जरूरत है वहां पर आपको लगाना है। प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस फॉर द एज रिलैक्सेशन, अगर आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो वहां पर आपको ये लगाना पड़ेगा। इनकम एंड, अगर आप ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहां पर आपको इनकम सर्टिफिकेट भी देना है। प्रूफ ऑफ कैटेगरी देना है अगर आप यहाँ पर रिजर्वेशन वगैरह चाहते हो। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, अगर आप किसी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हो और आप यहाँ ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको एनओसी भी भेजना है। साथ ही साथ डिक्लेरेशन टू बी फर्निश्ड बाय द ओबीसी कैंडिडेट नॉन क्रीमिलियर, ये आपको देना होगा। उसके बाद में डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस, ये अगर आपको अगर उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वहां पर जरूरत है तो आप अप्लाई करोगे, दोगे। उसके बाद में देखो यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर एंड ज्वाइनिंग ऑर्डर इन आरओ प्रोजेक्ट सर्विस इन आईसीएमआर फंडेड प्रोजेक्ट, अगर आपने किसी आईसीएमआर फंडेड प्रोजेक्ट में काम किया है तो उसको लेकर के आपके पास में अपॉइंटमेंट लेटर या फिर ज्वाइनिंग ऑर्डर वगैरह होगा, अगर आपने पहले किया होगा तो वो आप अटैच कर सकते हो। इसके साथ ही साथ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वो आपको देना है, या फिर अदर कुछ और अगर आप दे रहे हो यहाँ पर क्लेम करो तो आप दे सकते हो, ठीक है? सिलेक्शन प्रोसेस की देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा आपका मेरिट बेस्ड होगा, थ्रू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट। यहाँ पर जो आपका एग्जाम होगा वो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और उसका जो रिजल्ट आएगा उसी के बेसिस पे मेरिट बनेगी, उसी पे आपका सिलेक्शन होगा, सब्जेक्टेड टू फुलफिलिंग ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर द डीओपीटी गाइडलाइंस, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग जो है
उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा। तो यानी बेसिकली आपको जो एग्जाम होगा उसमें बहुत अच्छा स्कोर करना है, कोई इंटरव्यू वगैरह है नहीं, इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो, अगर रिजर्वेशन वगैरह के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, एज लिमिट और इनको लेकर के यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अब आपके मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि यहाँ पर आपको पढ़ना क्या-क्या है, ठीक है? तो देखो, पढ़ने के लिए आईसीएमआर की एक पहले और एक रिक्रूटमेंट आई थी जिसको लेकर के हमने बात किया था कि आपको वहाँ पर कैसे पढ़ना है, आपका जो पेपर वगैरह होगा वो कैसे होगा, क्या-क्या चीज़ें होंगी, ठीक है? तो उसको लेकर के देखो, अगर बात करें यहाँ पर तो कैसे एग्ज़ाम होगा आपका, उससे पहले यहाँ पर देखो कुछ ये सर्टिफ़िकेट्स वगैरह ये फॉर्मेट वगैरह दिए गए हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर इनकम सर्टिफ़िकेट वगैरह बनवाते हो तो यहाँ पर ये फॉर्मेट दिया गया है। इस फॉर्मेट में सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद में देखो, यहाँ पर नीचे भी दिया गया है सर्टिफ़िकेट फॉर द बैकवर्ड क्लास को लेकर के, तो ये आप देख सकते हो। ये इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये सब जो रिज़र्वेशन वाले लोग हैं उनके लिए काम की चीज़ है, तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है? अब देखो, अगर बात करें एग्जाम की, तो जैसे हमने पीछे वाले पेपर में बात किया था, सपोज दैट अगर आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं तो आपके जो यहाँ पर टोटल जो आप देखोगे 60 जो मार्क्स का पेपर होगा वो आपका होगा यहाँ पर एप्टीट्यूड पोर्शन से, और 40 जो होगा वो आपका कोर पोर्शन आएगा। अगर आप लाइफ साइंस से अप्लाई करते हो, ठीक है, लाइफ साइंस वाले में अप्लाई करते हो, तो आपके कोर बायोलॉजी से रिलेटेड लाइफ साइंस वाला जो सिलेबस होता है, आप लाइफ साइंस में किसी भी तरीके से अपना बीएससी वगैरह करते हो, चाहे जूलॉजी से करो, चाहे बॉटनी से करो, जूलॉजी अगर आपने पढ़ा है, साथ ही साथ केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ा है, तो उसके साथ में अदर भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो वो लगभग कॉमन होता है पूरा लाइफ साइंस वाला पोर्शन, उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। साथ ही साथ आप इस इंस्टीट्यूट में जॉब करने जा रहे हो, आईसीएमआर के बारे में पढ़ लो, इससे रिलेटेड लैब में कैसे काम होता है। कोई भी लैब हो, माइक्रोबायोलॉजी की लैब हो, चाहे वो यहाँ पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की लैब हो, हर लैब में कुछ बेसिक चीजें होती हैं कि वहां पर कैसे-कैसे कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, उसके साथ ही साथ वहां पर कैसे लैब में काम किया जाता है, और सबसे ज्यादा यहाँ पर डिजीज वगैरह इससे रिलेटेड क्या-क्या चीजें होती हैं जिन पे काम होता है। बेसिकली मॉलिक्यूलर में है तो डीएनए आरएनए प्रोटीन हो गया, अगर आप बैक्टीरिया में काम कर रहे हो, बैक्टीरियोलॉजी की कोई लैब है, तो बैक्टीरिया से रिलेटेड वहां पर कैसे आप मीडिया वगैरह प्रिपेयर करते हो, ये सब कॉमन चीजें हैं, ये सब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर देखो, जो आपका ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर आपका एक तो इंग्लिश का पोर्शन हो गया, ठीक है, उसके बाद में आपका यहाँ पर एक मैथ का पोर्शन हो गया, एक आपका रीजनिंग का पोर्शन हो गया, ठीक है, एक आपका इसके साथ ही साथ जीके का पोर्शन हो गया। यहाँ से 15 क्वेश्चन, यहाँ से 15 क्वेश्चन, और यहाँ से 15 क्वेश्चन, और यहाँ से 15 क्वेश्चन, टोटल आपको कितना हो गया, 60 हो गया। यानी कि 60 आपका ये वाला पोर्शन होगा, 40 आपका ये वाला पोर्शन होगा। अगर आपने किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करी है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करी है, तो आपने इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके को पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो जनरल जो बुक्स आती है उनको लेकर के पढ़ लो। इसके लिए कोई कोर्स वगैरह ऐसा कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है, ये आपने अपना जो भी ग्रेजुएशन किया है उसको अच्छे से पढ़ना है, और लेबोरेटरी का एक क्या मैनुअल होता है, वहाँ कैसे काम होता है, वो सारी चीजें पढ़नी है आपको, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब हम आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देते हैं, उसको आपको कैसे, जो फॉर्म है वो दिखा देते हैं, कौन कौन से फॉर्म आपको फिलअप करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, अब हम उसको चलते हैं, देखते हैं। देखो, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये है, यहाँ पर दो फॉर्मेट अटैच किए गए हैं, एक एप्लीकेशन फॉर्म है और एक जो है वो आपका एडमिट कार्ड के लिए। सबसे पहले जो पार्ट नंबर 1 है, ये आपका क्या है, ये आपका एप्लीकेशन है। इसको देखो, फिलअप करना बहुत केयरफुली फिलअप करना, वरना गलतियां हो सकती हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो चीजें मेंशन है इनको आपको छोड़ देना है। एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर और डेट ऑफ रिसिप्ट जो है, ये सब ऑफिशियली मतलब ऑफिशियल्स जो होंगे उनके द्वारा यहाँ पर फिलअप किया जाएगा, आपको नहीं करना है। उसके बाद में देखो, यहाँ पर जो आपका एग्जाम सेंटर है वो मोस्ट प्रोबेबली यही रहेगा। ये आपका जो इंस्टीट्यूट है, यहीं पर जाकर के आपको पेपर देना है। दूसरी चीज, यहाँ पर देखो लास्ट डेट दी गई है, इससे पहले आपको अपना एप्लीकेशन जो है वो सेंड करना है 28 जुलाई 2023। यहाँ पर आपको फिलअप क्या-क्या करना है, आपको पोस्ट कोड भरना है, सब कुछ आपका कैपिटल लेटर में रहेगा। नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पर डालना है, पोस्ट कोड, इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको क्या करना है, फोटोग्राफ लगाना है और सिग्नेचर करना है। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पर क्या करना है, डिटेल ऑफ एप्लीकेशन फी, अगर एग्जेम्प्टेड है तो यहाँ पर आपको ये डिटेल छोड़ देनी है, वरना अगर आपको भरना है तो आपको डीडी नंबर डालना है, यानी कि डिमांड ड्राफ्ट नंबर डालना है, डेट डालनी है, अमाउंट डालनी है, नेम ऑफ इशूइंग बैंक, किस बैंक से आप डीडी बनवा रहे हो वो डालना है। बहुत ध्यान से सारी चीजें सुनना, पर आप बाद में गलतियां करते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड इन द कैपिटल लेटर ओनली, ठीक है।
उसके बाद में लिखा गया है प्लीज गो थ्रू द एडवर्टाइजमेंट बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन। एडवर्टाइजमेंट पीछे हमने जो देखा उसी को बोल रहे हैं। यूज सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म एंड फी फॉर ईच पोस्ट। अगर आप एक से ज्यादा अप्लाई करना चाहते हो तो आपको डिफरेंट फॉर्म भरना है, डिफरेंट फीस पे करनी है, ठीक है। सेपरेट फी पे करनी है सभी के लिए। ऑल फील्ड आर मैंडेटरी, राइट अगर NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल अगर वहां पर नहीं है एप्लीकेबल कुछ, प्लीज साइन ऑल द पेजेस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। सारे फॉर्म पे आपको साइन करना है, साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हो उन सभी को तो सेल्फ अटैच करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको नेम भरना है ब्लॉक लेटर में, फादर नेम भरना है ब्लॉक लेटर में, मदर नेम भरना है ब्लॉक लेटर में, सब कुछ आप ब्लॉक लेटर में डालना है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करनी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर प्रेजेंट एज आपकी कितनी है यहाँ पर वो डालना है, ठीक है, इस डेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद में आपको बाकी डिटेल आपको फिलअप करनी है, ठीक है। बाकी डिटेल आप फिलअप कर दोगे, अगर यहाँ पर एप्लीकेबल है कुछ, नहीं एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल डाल दोगे। परमानेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस दोनों एक ही है तो डाल सकते हो। ईमेल एड्रेस यहाँ पर है, एक्टिव होना चाहिए, कुछ भी मेल वगैरह आए तो आपको मिल जाए। उसके बाद में यहाँ पर टेलीफोन नंबर या फिर मोबाइल नंबर आपको डालना है। और उसके बाद में यहाँ पर क्या करना है आपको, ये जो डिटेल दिया गया है आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो सब यहाँ पर मेंशन करना है विद रोल नंबर, पासिंग ईयर, नेम ऑफ द बोर्ड, परसेंटेज ऑब्टेन और सब्जेक्ट स्टडीज, कौन कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, ठीक है। बेसिक चीजें हैं, इन सभी चीजों को आपको फिलअप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब आप देख लेना, एक बार अच्छे से रीड कर लेना, हो सकता है मैं सारी चीजें यहाँ पर ना रीड कर पा रहा हूँ, ठीक है। सेकंड पार्ट आता है हमारा एडमिट कार्ड का, ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट आता है आपका एडमिट कार्ड का, तो यहाँ पर क्या है कि नेम ऑफ द कैंडिडेट आपको यहाँ पर डालना है। और यहाँ पर देखो लिखा गया है कि रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर ये सब कौन भरेगा, ये सब ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा, आपको छोड़ देना है क्योंकि आपको आपका एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर नहीं पता है। फोटो लगानी है, उसके बाद में यहाँ पर आपको कैटेगरी वगैरह डालनी है और सारी चीजें मेंशन करने के बाद में यहाँ पर आपको फोटो वगैरह लगा करके इसको, और यहाँ पर जो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट में आपको अभी कुछ भी नहीं फिलअप करना है। ये सब जब आप सेंटर पे एग्जाम दे रहे होगे वहां पर आपसे फिल कराया जाएगा, ठीक है। टू बी साइंड बिफोर द इन्विजिलेटर इन द एग्जामिनेशन हॉल, यानी कि जब आप एग्जाम देने बैठोगे तो वहां पर जो इन्विजिलेटर होगा वो इसको साइन करेगा, ठीक है। ध्यान रहे इस पे मत साइन करके भेज देना आप, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर नोट दिया गया है द फॉलोइंग आइटम वुड नॉट बी अलाउ, ये तो कॉमन चीजें हैं, ये सब चीजें आपको नहीं ले जानी है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब देखो नीचे क्या लिखा है, you must bring this letter admit card along with an original valid photo identity proof with you at the time of written exam। written exam मतलब objective exam ही होगा। affixing your passport size photograph at the space given in the admit card filling and which you will not be allowed in appear in the examination। ये सारी कंडीशन आपको फॉलो करनी है, यही आपका एडमिट कार्ड है, इसी को आपको लेके जाना है। जो चीजें बताई गई हैं उनको पहले फिल कर लेना है, बाकी जो चीजें नहीं बताई गई उनको छोड़ देना है, वहां पर जाकर के फिल होंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी, ठीक है। एक डाउट आ सकता है कि जब हमने पीछे नोटिफिकेशन को रीड किया तो वहां पर क्लियरली ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो आपका पार्ट 2 है एडमिट कार्ड है उसको भी सेंड करना है या नहीं सेंड करना है। तो ये काम आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहो तो ये जो एडमिट कार्ड वाला है इसको फिलअप करके ये सब चीजें छोड़ करके आप भेज सकते हो, एक कॉपी अपने साथ ले जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली कहीं पर बहुत डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया। पीछे नोटिफिकेशन में देख रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि इसको भी आपको सेंड करना है, शायद कहीं कहीं पे ऐसा लग रहा है जो लैंग्वेज लिखी गई है। तो क्लियर नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको इसको एक तो भेज देना है, एक अपने पास खुद रख लेना है फोटोग्राफ और ये सब फिलअप करके एग्जाम के टाइम पे आपको लेकर के चले जाना है। 2 होंगे तो कोई इशू नहीं होगा, अगर नहीं पहुंचेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे, कैसे आपको सारी चीजें करनी है। इसको फिलअप करने से पहले एक बार खुद से जरूर रीड करना, थोड़ी बहुत मेहनत कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कुछ और डाउट होते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।